नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और हमारे साथ आज फिर से जुड़ रहे हैं मेजर समरपाल तूर साहब। तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तूर साहब, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद सर। वंदे जय मातरम। हिंद। बहुत स्वागत है आपका। ये क्या हो रहा है साहब? रावलपिंडी और इस्लामाबाद में फौजें क्यों इकट्ठा की जा रही हैं? क्या किसी बात से डर गए आसिम मुनीर? हो क्या रहा है पाकिस्तान में? सर, पाकिस्तान में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं और ये चेंजेस आप इनके हर किसी लेवल पे देखोगे। खासकर जो इन्होंने एक्स्ट्रा जो सूबे हैं, तो ये अपनी जमीन एक्स्ट्रा बांटने भी वाले हैं, एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी सर देखे, ये पाकिस्तान बना हुआ है नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब, फिर पथोहर, बहावलपुर। ठीक है, ये तो हो गया पंजाब के सूबे, 5। फिर अलग से 5 सूबे हैं सिंध के, जो कि है कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सुकुर और लरकाना। फिर इनका आता है खैबर पख्तूनवा। इस प्रोविंस में इनके पास है पेशावर, हजारा, मलाकंद और डेरा इस्माइल खान। फिर इनका जो चौथा सूबा है बलूचिस्तान, इसमें आएगा कोटा, मकरान, जोब और कलात। और इसके बाद जो फेडरल सूबे हैं यूनियन टेरिटरी के तौर पे, या फिर इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रीजन, वो हो गया गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, ये जो बोल रहे हैं। ठीक है सर। तो अब इन्होंने क्या किया है कि आसिम मुनीर को एक्स्ट्रा पावर्स दी हैं। अमेंडमेंट नंबर 26, 27th अमेंडमेंट था एक, जिसके अंदर इसको एज अ फील्ड मार्शल सारी पावर्स उपलब्ध हो गई। और 27th अमेंडमेंट का यह है कि इन पे कभी भी कोई मुकदमा नहीं हो सकता, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ को लेके। तो ये तो 27th अमेंडमेंट थी। अब 29th अमेंडमेंट कराई है इसने। और 29th अमेंडमेंट में ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हो गया है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का हेड खुद आर्मी चीफ की गद्दी पे भी बैठा हुआ है। तो ही इज होल्डिंग पूरी पाकिस्तान मिलिट्री की सारी पावर्स। और सबसे मतलब हैरानी वाली बात यह है कि इसके पास पावर होगी डिसाइड करने के लिए कि ये अपनी मन मर्जी से रिटायर करेगा जो इसका पसंदीदा बंदा होगा, चाहे वो 75 साल का हो या इससे उम्र में 80 साल का हो। इट विल बी इंटायरली अप टू आसिम मुनीर कब उसकी इसे बोले रिटायर कर दो या फिर इसे कंटिन्यू रखो। तो जब आपने इसको सब कुछ ही दे दिया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कंट्रोल, सीडीएफ का कंट्रोल, मतलब आपको जो भी प्रोक्योरमेंट करना है, खरीदना है, कुछ भी, सब इसके हाथ में है। न्यूक्लियर बटन इसके हाथ में आ गया है। यहां तक कि भी कौन सर्व करेगा और कौन नहीं सर्व करेगा भी इसके हाथ में आ गया है। तो बचा क्या फिर? तो कोई भी रूल्स रेगुलेशंस का मतलब तो है नहीं। अब सारी चीजों का माई बाप इसे बना दिया आपने, फौज का, है ना। तो अब क्या है सर कि जो पॉलिटिकल टॉप ब्रास है, खासकर जो नवाज शरीफ की जो फैमिली है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और फिर पीपीपी और पीटीआई तो रास्ते से हटा दी इन्होंने, इमरान खान जी को जी। जेल में डाल। तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जो नवाज शरीफ का खानदान है, उसमें अब मरियम नवाज ने इसके सारे बैनर्स हटवाए हैं पंजाब से, इसकी सारी होर्डिंग्स हटवा दी हैं। और अब वहां पे एक एंटी आसिम मुनीर रेटोरिक शुरू हो गया है कि भाई ये बंदा नहीं चाहिए। तो पहला अनरेस्ट तो पंजाब, जो कि मेन सूबा है, द मोस्ट पावरफुल और पैसे वाला सूबा पूरे पाकिस्तान का, इज पंजाब, जिसके अंदर मैंने
पहले आपको बताया सर कि इस सूबे में नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ पंजाब है, फिर पोठोहार है और बहावलपुर है। तो बहावलपुर का तो इनफैक्ट आज आदि अचिंत के डेफ टॉक्स में भी मैंने बताया कि बहावलपुर का ये इन्होंने रीइंस्टेट कर दिया है, पूरा रेनोवेट करके। तो ये एक पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, जो बहावलपुर को इन्होंने रीइंस्टेट किया है। क्योंकि देखिए सर, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा काला धब्बा और बेइज्जती वाली बात थी पाकिस्तान मिलिट्री के लिए, और मजबूरन आतंकवादी संगठनों ने बोला पाकिस्तान मिलिट्री को कि आप जो जो आतंकवादी मरे हैं, आप उसके जनाजे में शरीक होंगे इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड पब्लिक। क्योंकि बेइज्जती पब्लिक में हुई है, मौतें पब्लिक में हुई है इन मरकजों में जो भी आतंकवादी थे। तो ये ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान आर्मी को झेलनी पड़ी। उसे पता था कि एक बार वो पब्लिक में आ गए ये फ्यूनरल्स में, मींस एक चीज तो तय है कि पाकिस्तान की मिलिट्री का सपोर्ट है टेररिज्म को लेके, तो वो साबित भी हो गया। ठीक है सर। तो अब ये कहानी हो गई है कि आसिम मुनीर को इनसिक्योरिटी है कोर कमांडर से, बल्कि उसकी जो इनर सिक्योरिटी कॉर्डन चलती है उसके 500 मीटर के दायरे में कोई भी पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिशियल, जेसी और जवान अफसर कोई भी होए, उसके हाथ में हथियार नहीं होना चाहिए अदर देन आसिम मुनीर की जो इंटरनल ऑन्टोराज है और सिक्योरिटी है। इतनी इनसिक्योरिटी है कि ये कोर कमांडर के एड्रेस में भी बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं, एक ही छत के नीचे। तो फिर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हुए दिखाई दिए। तो ये एक माहौल है इनसिक्योरिटी का। अब आसिम मुनीर का जो घर है, उसके घर की कंपाउंड के अंदर अंडरग्राउंड लिविंग फैसिलिटी बनाई जा रही है लाखों डॉलर के खर्चे पे, जहां पे कि अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन हुई तो वो उसके नीचे उसकी फैमिली रह सकती है अंडरग्राउंड, और वो भी खुद वहां पे रह सकता है। तो ये पूरी तैयारियां कर रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तान पब्लिक एजिटेट हुई हुई है। अब इनका रुख होगा रावलपिंडी की तरफ, क्योंकि और प्रोटेस्ट करने कहां जाएंगे, जहां पे ये बैठे हैं जीएचक्यू में। तो जीएचक्यू रावलपिंडी की ओर पाकिस्तान पब्लिक का गुस्सा निकलने वाला है और निकलेगा। इसी को मन में रखते हुए इसने 3 पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी कंपनीज को डिप्लॉय कर दिया। एक पाकिस्तान कंपनी में लगभग आप लगा लें कि 100 से 130 बंदा होता है, तो 3 है तो लगभग 350 से 400 बंदे इन्होंने सिर्फ जीएचक्यू रावलपिंडी की ही सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए लगभग 400 बंदे तैनात करवा दिए, आर्म्ड, हथियार के साथ लैस। तो कोई भी पब्लिक आएगी वो 10 बार सोचेगी, क्योंकि ये मशहूर है पब्लिक, निहत्ती पब्लिक पे गोलियां चलाने के लिए पाकिस्तान मिलिट्री। तो जाहिर सी बात है इसने वहां पे मिलिट्री फोर्स बढ़ा दी है और पब्लिकली अनाउंस किया है, ताकि पब्लिक को भी पता चल जाए कि भाई यहां पे हम अब कुछ पंगा नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट भी करना है तो 10 बार सोचना पड़ेगा। ठीक है सर। अब कहानी यह है कि लेजिटिमेसी ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी तो अब बची नहीं। ठीक है, ये अब एक इलेक्टेड डिक्टेटर समझ लें। अगले हफ्ते इसने जाना है ईरान, आउट ऑफ द ब्लू। तो देखिए सर, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये जो इससे ईरान में जाना है ये मजबूरी में जाएगा, क्योंकि इसे पता है सऊदी अरब और अमेरिका आर डेस्परेट टू गो टू वॉर विद ईरान। और अगर ये दोनों मुल्क ईरान के खिलाफ, सऊदी अरेबिया और अमेरिका, युद्ध पे चले गए, तो आसिम मुनीर की पाकिस्तान फौज को जबरदस्ती इस युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी तो खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान मिलिट्री बहुत वल्नरेबल हो जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान वाली तरफ से सिक्योरिटी कवर पतला हो जाएगा, भारत के खिलाफ सिक्योरिटी कवर बिल्कुल पतला हो जाएगा, और ईरान की ओर कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएगा। अब कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी बलूचिस्तान बैठे हुए इनकी मूवमेंट्स को एम्बुश करने के लिए।
तो ये दो जंग लड़ेंगे, एक अपने अंदरूनी जंग और एक बाहर की जंग, और इसमें निजी फायदा आसिफ मुनीर को किसी भी चीज में नहीं होगा, क्योंकि ईरान से रिलेटेड तो वो अमेरिका को प्लीज करने के चक्कर में है। ना पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, ना पाकिस्तान को कुछ मिल रहा है बदले में। हाँ, एक डिफेंस पैक्ट साइन किया इन्होंने, मक्का पैक्ट, विद तुर्की एंड सऊदी अरेबिया। पर आप मुझे एक बात बताएं सर, कि कोई भी लड़ाइयां जो लगी हैं, आज तक कोई भी मुल्क किसी कंट्री के रेस्क्यू में आया है? सभी मुल्कों को अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ रही हैं। चाहे आप बिल्कुल यूक्रेन को ले लो, रशिया का मैं उदाहरण नहीं दूंगा, क्योंकि रशिया हैज अ सिग्नेचर ऑफ कम्युनिस्ट कंट्री, और उसकी मदद के लिए भी दो कम्युनिस्ट मुल्कों की ही फौज और बंदे उतरे हैं, उत्तर कोरिया और चीन के ट्रूप्स और मर्सनरीज, जो कोलंबिया है ना, साउथ अमेरिका, मेक्सिको, यहां पे जो ड्रग कार्टल्स थे वो इन्वॉल्व थे रशिया की मिलिट्री में, मतलब पार्ट लेने के लिए युद्ध में, क्योंकि उन्हें पैसे से मतलब है, डॉलर से मतलब है। तो जायज सी बात है सर कि यहां पे मामला बहुत ही पेचीदा हुआ है। एंड मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि द ओनली मोटिव फॉर मक्का पैक्ट फॉर सऊदी अरेबिया एंड टर्की इज पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तीन मुल्कों ने एनपीटी नहीं साइन किया है दुनिया में, इजराइल, पाकिस्तान और इंडिया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और आज की तारीख में सीआईए दावे के साथ कह रहा है कि एक्यू खान के नेटवर्क ने ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सेटअप करवाया है, और ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को उत्तर कोरिया ने भी सेटअप करवाया है। तो ये तो दो रोग मुल्क हो गए, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, जिसने ईरान का न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स को सेटअप करवाया है। और पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया की भी मदद की होगी with the passage of time in sharing nuclear information। अब तुर्की को भी न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए, क्योंकि उसका दबदबा बना, वो ओटोमन एम्पायर का दबदबा बना के रखना चाहता है मिडल ईस्ट में। वो तो खलीफा ये, हाँ, खलीफा वो तो भी बनना चाहता है। वो ये प्रूव करना चाहता है कि मुसलमान उलेमा में तुर्की को अव्वल दर्जे पे देखा जाए, ना कि सऊदी अरब को। दुबई को भी यही है, यूएई को भी यही है कि मुसलमान उलेमा में या तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई को इज्जत दो, या तो फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इज्जत दो। तो सऊदी अरेबिया ने दोनों प्रोस्पेक्ट्स को हाईजैक करके रखा है, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से भी और रिलीजियस सेंटिमेंट से भी। वो मुसलमान उलेमा का बॉस बना हुआ है, इट इज द हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। बट ये जो पैक्ट है, ये सुन्नी अलायंस है जो शियाओं के खिलाफ है। तो जायज सी बात है, आसिफ मुनीर जितनी मर्जी बार भेज दो ईरान के खिलाफ। अब मुझे लग रहा है आसिफ मुनीर को एज ए मैसेंजर भेजा जा रहा है ईरान को फाइनल वार्निंग देने के लिए कि भाई सुधर जाओ, वरना फिर हम आ रहे हैं लड़ाई के लिए। और वो दिन दूर नहीं जब इस्लामाबाद पे ईरान खुर्रमशहर, सजल और फतेह मिसाइल दागेगा। और खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन गलती से भी इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी नौबत आएगी, पर इनकेस पाकिस्तान पे प्रेशर बनाया गया कि ऐसी कोई हरकत करे, देन दैट विल बी ए इंटरेस्टिंग सिनेरियो कि पाकिस्तान क्या डिसीजन लेगा। पाकिस्तान मतलब आसिफ मुनीर, शहबाज शरीफ और ये जो जुल्फ, ये कौन है ये, भुट्टो, जरदारी जरदारी जरदारी, हाँ, आसिफ अली जरदारी, ये नॉन रेलेवेंट हो चुके हैं, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। ये सिर्फ पब्लिक फंक्शंस में स्पीचेस देने के लिए रखे हुए हैं, ताकि लोगों में एक वो माइंडसेट रहे कि चलो डेमोक्रेसी बरकरार है, ये घूम फिर रहे हैं, ये स्पीचेस दे रहे हैं। पर प्रैक्टिकली देखा जाए, इनके हाथों से न्यूक्लियर बटन छिन चुका है, इनके हाथों से आसिफ मुनीर के ऊपर का कंट्रोल निकल चुका है। अब कोई भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी पॉलिटिकल टॉप ब्रास के कंट्रोल में नहीं रही है पाकिस्तान। इट हैज गॉन रोग, इट हैज गॉन इंडिपेंडेंट। फर्क इतना है कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरवीन नहीं कर रही है,
वो अपने मिलिटराइजेशन और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स और मिलिट्री गोल्स और एम को लेके अभी व्यस्त है। तूर साहब, दो गुत्थी सुलझाइए। ये मरियम नवाज और आसिम मुनीर में तो बड़े रागात्मक संबंधों की सूचना मिल रही थी। कई प्रोग्राम में आंखों आंखों में इशारे भी हमने आपने नोट किए थे। ये अचानक पंजाब से आसिम मुनीर के पोस्टर हटाए जा रहे हैं। मसला क्या बिगड़ गया है? और दूसरे, पब्लिक से अगर इतना डरे हुए हैं तो पब्लिक में किन किन मुद्दों को लेकर के नाराजगी अब चरम पर पहुंच रही है? सर, मरियम नवाज फॉर्मर पीएम नवाज शरीफ की बेटी है। जायज सी बात है, वो अपने बाप के इशारों पे हरकतें करेगी। जब नवाज शरीफ पीएम था तो वो अपने फादर के बोलने पे डिसीजन लेता था। तो जायज सी बात है कि बीइंग हिज डॉटर, तो ये इन्हीं की बात सुनेगी। वहां पे जो जरदारी है, वो बिलावल भुट्टो को सेफ और सिक्योर रखने के लिए, पॉलिटिकल रेलेवेंस में बनाए रखने के लिए वो एज अ प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। ठीक है, पर उसका भी अब कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों खानदान, नवाज शरीफ का और भुट्टो का, ये डायनेस्ट है और दोनों ही अपने बच्चों की पॉलिटिकल करियर और फ्यूचर को लेके कंसर्न थे कि अगर पाकिस्तान की मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं होती तो फ्यूचर में या तो मरियम नवाज या फिर ये बिलावल भुट्टो में से किसी को ये पीएम ऑफ पाकिस्तान पक्का बनाते। पर अब चीजें बहुत अलग हो गई हैं जब से आसिम मुनीर ने पावर ग्रैब कर ली है। तो देखिए सर, जब पॉलिटिक्स आती है तो फिर तब कोई दोस्त नहीं होता, सके भी पराये हो जाते हैं। तो ये बैटल फॉर दी सर्वाइवल है। तो जायज सी बात है, अब आसिम मुनीर मींस बिजनेस एंड पावर ग्रैब उसने कर ली है। तो मुझे नहीं लगता कि दे विल ट्राई टू मेक इट अ अगली सीन, वरना मतलब सिविल वॉर की ओर पाकिस्तान को धकेलने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, ना ही भुट्टो फैमिली को ना ही नवाज शरीफ की फैमिली को। दे विल, वो धकेल सकते हैं इसे सिविल वॉर वाले उसमें। एंड लास्ट लाफ, हु इज हैविंग द लास्ट लाफ? इमरान खान। वो बनी गाला उसका घर है। वो हाउस अरेस्ट के नाम पे अपने घर पे बैठा नजारे लेगा और देखेगा हालत कि जो लोग पाकिस्तान मिलिट्री का हाथ पकड़ रहे थे, है ना, जैसे मोहसिन मोहसिन नकवी पीछे पूंछ की तरह टहल रहा था, है ना, आसिम मुनीर के। तो ये सारी चीजें अगर आप मन में रखें सर, तो पाकिस्तान की पब्लिक में बहुत आक्रोश है, गुस्सा है, हेल्पलेसनेस है, बेबसी फील हो रही है। इसको मन में रखते हुए आसिम मुनीर को थ्रेट फ्रॉम विद इन दी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ गया है, क्योंकि दो वो लोग जो इनके फेवरेट या चहीते नहीं हैं वो टारगेट पे होंगे कि भाई इनको निकालो नौकरी से, या 10 साल पहले ये मेरे साथ भिड़ा था, इसे निकालो, इसे रिटायर कर दो। तो मुझे लगता है कि जो सद्दाम हुसैन के पास एक टाइम पे पावर थी, हूबहू आसिम मुनीर के पास भी सेम पावर है। एंड आसिम मुनीर, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये घोषणा कर सकता हूं, इज द मोस्ट डेंजरस मैन बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड फॉर पावर ग्रैबिंग। आज की तारीख में वो सबसे डेंजरस मैन ऑन द प्लेनेट बन चुका है। और मैं आसिम मुनीर की तुलना किम जोंग उनके बराबर की करूंगा, क्योंकि दोनों डिक्टेटर वाली हालत में हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर बटन है, और कोई भी स्थिति दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई स्थिति अलग है दोनों मुल्कों की, सिवाय इतना कि नॉर्थ कोरिया की पूरी जनता अगर युद्ध लगा तो युद्ध के लिए तैयार हो जाएगी, पाकिस्तान की पब्लिक युद्ध के लिए तैयार नहीं होगी, और पाकिस्तान मिलिट्री को अकेले ही सब कुछ झेलना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तूर साहब, कुछ सर क्रीक की तरफ भी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। ये सब क्या चल रहा है? सर, इतिहास में देखें तो
गुजरात हमेशा से ही पाकिस्तान के निशाने पे रहा है, खासकर जब गोधरा के राइट्स में हमारे हिंदू भाई बहनों को मारा गया, तो वो राइट्स के बाद इन्होंने काफी कोशिश की हमारे तब चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए। इन्होंने मतलब जैशे मोहम्मद से ट्रेनिंग करवा के इशरत जहां को प्लांट करवाया था कि वो चीफ मिनिस्टर और स्टेट के जो मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन दोनों को मारा जाए। तो इन्होंने तब वो हरकत की। इन्होंने अक्षरधाम मंदिर पे जो हमला करवाया, क्योंकि वो एक प्रतीक माना जाता था, क्योंकि जो गुजरात का अक्षरधाम मंदिर था वो पहला अक्षरधाम मंदिर था जिसको इतनी प्राइड के साथ बनाया गया था, और उसके ऑल इंडिया दर्शन के लिए भी दूर दूर से लोग आते थे, विदेश से भी लोग आते थे। तो जब अक्षरधाम का भी हमला हो गया, फिर 26/11 भी हो गया, तब एक चीज तो तय हो गई कि पाकिस्तान हमारे वेस्टर्न हब ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड को डिसरप्ट करना चाहता है। और वो हमें दिख गया था जब गुजरात में जिस तरीके से अनरेस्ट हुए, जिस तरीके से आईएसआई के स्लीपर सेल्स और मॉड्यूल्स बस्ट हुए, और जिस तरीके से बॉम्बे में भी जो 26/11 में जो ये सैटेलाइट फोन से बात कर रहे थे उसका इंटरसेप्शन हुआ, उसका प्रूफ इकट्ठा हुआ। और इसके अलावा डेविड हेडली पकड़ा गया, तवव्वुर राणा को डिपोर्ट कराया गया, वो इंडिया में है, जेल में, तिहाड़ में। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद एक चीज तो पुख्ता है कि पाकिस्तान ने हमेशा से ही वेस्टर्न इंडियन कमर्शियल हब को टारगेट बना के रखा हुआ है। और आसिम मुनीर की स्पीच में उसने क्लियरली बोला था, नेक्स्ट वॉर विल बिगिन फ्रॉम द ईस्ट, मतलब बांग्लादेश साइड। और फिर उसने जामनगर की रिफाइनरी का भी नाम लिया कि वो भी अपना टारगेट है पाकिस्तान का। तो ये उन्होंने बोला। फिर वो अमेरिका गए और वो ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करने लग गए कि पाकिस्तान एक डंप ट्रक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि खुद बर्बाद हुआ पड़ा है, और इंडिया एक चमकती हुई मर्सिडीज है, तो कहते कि जो मर्जी हो जाए उससे टकराना मतलब भारत का नुकसान ज्यादा होगा, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे कुछ लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सरवाइव करे, क्रैश करे, या जो भी उसका सेंसेक्स नेगेटिव में चला जाए, गिर जाए, मार्केट्स डूब जाएं, पाकिस्तान मिलिट्री को कुछ लेना देना नहीं। उसका एक ही माइंडसेट है कि मेरा तो नुकसान होगा पर मैं भारत का ज्यादा नुकसान करवाऊं। मतलब पाकिस्तान मिलिट्री का ये माइंडसेट है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा पर आर्थिक तौर पे मैं नुकसान भारत का काफी कर जाऊंगा। मतलब ये बहुत ही एक फनेटिक, एक्सेंट्रिक, संकीपना है, जिसे पागलपन कह सकते हैं, या फिर कट्टरपन माइंडसेट कह सकते हैं, कि कॉन्सिक्वेंसेस को लेके कुछ परवाह नहीं है, पर आपने एक कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट करना है, वो आपने ठान के रखी है, जिसके परिणाम ये भी जानते हैं कि ये मुंह की खाएंगे, पर तब भी ये कॉन्फ्लिक्ट में हमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो एक तो ये हो गया सर। अब मूविंग टू दी ईस्ट, बांग्लादेश। तो जी सर जी। देखिए, शेख हसीना को निकाला गया, जमाते इस्लामी को एज अ फेस ऑफ द प्रोटेस्ट आगे किया गया, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो मौलाना हैं पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान की आईएसआई की टीम भी आई, ब्रिगेडियर साहब एंड बिलो काफी अफसर आए। इन सब ने बांग्लादेश में आईएसआई का मॉड्यूल सेटअप किया और इनको ट्रेनिंग शुरू की। और जमाते इस्लामी के जहां जहां स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, बॉर्डरिंग एरियाज विद इंडिया, वहां पे इन्होंने जमाते इस्लामी के रिप्रेजेंटेटिव्स को प्लांट किया, वहां पे रेडिकलाइज किया, और वहां पे जमाते इस्लामी अपनी वोट्स वहां जीती हैं। अदर देन द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदरूनी किसी भी सूबे में जमाते इस्लामी को नहीं सिलेक्ट किया गया, ना ही वो कहीं जीती, ना पावर में आई। तो एक चीज तो तय है कि जमाते इस्लामी ने
ये टारगेट किया कि जो अनपढ़ लोग, फाइनेंशियली वीक लोग और जो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनको टारगेट किया, उनको ब्रेन वॉश किया, उनको पैसे भी ऑफर किए और उन्हें जिस तरीके से भी हो सकता था खरीदा, ब्रेन वॉश किया और उन्हें जमात इस्लामी में शामिल करवाया और वोट्स जीते। तो अपना वजूद बनाए रखने के लिए यह हरकत तो जमात इस्लामी ने की है, आईएसआई ने मदद की है इनकी। अब अमेरिकन ऑपरेटिव का डेड बॉडी मिलता है ढाका में 31 अगस्त को 2025, पिछले साल। ठीक है सर। उसके बाद टर्की के 21 सीक्रेट ऑपरेटिव्स मारे गए बांग्लादेश में, 17 आईएसआई के ऑपरेटिव्स मारे गए हैं अभी तक। ठीक है, ये अनडिस्क्लोज नंबर बता रहा हूं मैं आपको जी कि जी। इतने लगभग मारे गए हैं। और उसके बाद एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे जो जिनकी डेड बॉडी पाई गई बांग्लादेश के ही हाई कमीशन में, इंडियन हाई कमीशन टू बांग्लादेश, चट्टोगोंग या ऐसी कुछ जगह। तो वहां पे इंडियन ऑफिशियल जो 38 ईयर ओल्ड थे, हिज बॉडी वाज फाउंड। हालांकि उसमें कोई फाउल प्ले नहीं डिक्लेयर किया बांग्लादेश अथॉरिटी, तो बोला कि नेचुरल हार्ट अटैक आया है। बट उसके बाद अब पराग जैन गए बांग्लादेश, उन्होंने भी बातचीत की, उन्होंने भी आगे टेबल पे ऑप्शंस रखे कि हो क्या रहा है। बेसिकली पराग जैन सर गए थे बताने के लिए that these are the anti-India elements that Bangladesh has been supporting in Bangladesh against India। तो अब आप बताओ, अगर आपने इंडिया जाना है मीटिंग के लिए, तो either you solve this problem and then you go, else you take a call कि आपको चाहिए क्या। फिर आया शेख हसीना का मीडिया कवरेज वाला बयान। So this was basically an indicator कि if you want to do something against us, हमारे पास भी एक पैतरा है which can do a lot against the sitting प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान इन बांग्लादेश। अब पहले बांग्लादेश आना चाहता था इंडिया, विच इज वेरी अनलाइकली, मुझे नहीं लगता आएंगे। और किस मुंह से आएंगे और क्या है, व्हाट डज बांग्लादेश हैव टू ऑफर इंडिया, आई रियली डू नॉट नो। ठीक है। उसके अलावा बांग्लादेश अब बोल रहा है कि वो मक्का पैक्ट को ज्वाइन करना चाहता है। पहले बोल रहा था वो ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता है। ब्रिक्स में रशिया ने क्लियरली बता दिया बांग्लादेश को कि इंडिया को कंसल्ट किया जाएगा, क्योंकि इंडिया का इनिशिएटिव रहा है ब्रिक्स। तो इफ इंडिया इज नॉट इन कंकरेंस, वी विल नॉट बी एबल टू ऐड यू। पाकिस्तान भी शामिल होना चाहता है ब्रिक्स में, पर उसको भी अलाउ नहीं कर रही। ठीक है। अब ये सारे सिनेरियो को मन में रखते हुए बांग्लादेश माइट ऑफर टू ज्वाइन दी मक्का पैक्ट। तो मैं कर लिया, आप मुझे बताओ कौन सा मुल्क किसी और मुल्क के लिए लड़ाई के लिए जाएगा? बिल्कुल। या तो वो खुद के बॉर्डर्स और फ्रंटियर्स को सेफगार्ड करे, या फिर किसी तीसरे मुल्क के लिए लड़ाई लड़ने जाए और उसके बदले उसका खुद का इलाका वल्नरेबल हो जाए। सही है। तो नो कंट्री विद एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमी, established industry with established infrastructure will take a chance कि भाई तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। ये आप वॉर को आउटसोर्स कर सकते हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट यू कैन नॉट आउटसोर्स द वॉर इन द नेम ऑफ द कंट्री की आप नाम ही बदल दो कि अच्छा वर्सेस बांग्लादेश नहीं, ये वर्सेस पाकिस्तान कर देते। इस तरह भी आउटसोर्स नहीं हो सकता वॉर। तो जाहिर सी बात है सर, अगर ये कोई ऐसी हरकत करेंगे तो, एंड अगर कोई मुल्क इंटरवीन करने की कोशिश करेगा, मेरा इंडिकेटर है पाकिस्तान अगर इंटरवीन करने की कोशिश करता है तो नेवल ब्लॉकेड तो पाकिस्तान पे भी लग जाएगा फिर।
सही है। तो उसको ना लेना ना देना ढाका के साथ। ढाका की इकोनॉमी वैसे ही डूब चुकी है, वो अपनी भी इकोनॉमी जो थोड़ी बहुत बची है पाकिस्तान की वो भी खत्म हो जाएगी, और उस पर नेवल ब्लॉकेड भी लग जाएगा। जो अनाज खाना पीना कुछ भी जो भी आ रहा है इनके पास थोड़ा बहुत, वो भी बंद हो जाएगा। और इन्फ्लेशन अपनी चरम सीमा पे है सर, फॉर बांग्लादेश ऑल्सो, फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। जब से ईरान की लड़ाई लगी है, पाकिस्तान के पास ऑयल रिजर्व ही नहीं है। लोग बातें कर रहे हैं विल पाकिस्तान गो टू वॉर, इट विल गो टू वॉर विद इंडिया। ये सर क्रीक के जो 96 किलोमीटर वाला स्ट्रेच है, वो 96 किलोमीटर वाले स्ट्रेच पे इट विल डिप्लॉय। और ये क्यों सूटेबल है पाकिस्तान को, ये जो वॉर फ्रंट है ये सर क्रीक वाला, क्योंकि वहां पे फोर्सेस फेस टू फेस जा ही नहीं सकती, मैन्यूवरेबिलिटी नहीं है। वो दलदल है इलाका, ना गाड़ी जा सकती है, इंसान भी पैदल चले तो दलदल में फंस के मर जाएगा। तो बिल्कुल। इट इज इनएक्सेसिबल। तो वो आइडियल है ड्रोन वॉरफेयर के लिए। और पाकिस्तान सर क्रीक वाले इलाके से अपने ड्रोन्स को लॉन्च करेगा, हजारों की तादाद में से आए हैं अभी, टर्की से आए हैं। लगातार जो लैंडिंग हुई। हाँ, तो ये लगातार सर क्रीक वाली साइड से ये ड्रोन्स भेजेंगे भुज, भुज के इंडस्ट्रियल एरिया, ये राजकोट, अहमदाबाद, ठीक है, अंकलेश्वर, सूरत, ठीक है, ये हमारे सारा का सारा टेक्सटाइल, डायमंड मार्केट, हमारी सप्लाई चेन्स, हमारे पोर्ट्स, इन सबको टारगेट करेगा फ्रॉम सर क्रीक। और जाहिर सी बात है कि फेस टू फेस फौज जा नहीं सकती, तो वो ऑब्वियसली ड्रोन ही भेजेंगे। और ड्रोन से इनका टारगेट होगा जामनगर की रिफाइनरी, ठीक है सर, और भी अन्य जगहें होंगी। तो मैं कह रहा हूं आप अगर ये 100 ड्रोन भेज रहे हैं, हम 70 तो मार गिराएंगे, पर जो 30 ड्रोन होंगे वो डेफिनेटली हमारे शिकंजे से बाहर निकल के दे विल हिट समवेयर और दी अदर। तो ये केओस क्रिएट करेंगे। बांग्लादेश, अगर बेटर सेंस प्रिवेल्ड है तो बांग्लादेश विल नॉट इंटरफेयर, क्योंकि बांग्लादेश को लेना इज अ केक वॉक। अगर 71 की लड़ाई हम 13 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो इनको अब फेस टू फेस टेक ओवर के लिए हमें 10 दिन ही लगेंगे। आई एम नॉट सेइंग दे विल नॉट गिव अस अ फाइट, आई नेवर अंडर एस्टिमेट द एनिमी, ठीक है, बट इज बांग्लादेश इन अ फेवरेबल पोजीशन टू बिकम द एनिमी ऑफ इंडिया, जहां पे उन्होंने इतने हिंदुओं को नरसंहार कर दिया, आज भी हिंदू मार रहे हैं ये इतने लार्ज स्केल पे। बट डज बांग्लादेश रियलाइज दैट इफ इट चूजेस टू गो टू वॉर, अगर वो चुनता है भारत के खिलाफ जाना, तो उसके परिणाम ये भी हो सकते हैं कि बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस ही ना रहे। और कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो अपना सबको निछावर करके छोड़ छाड़ के आ जाएगा बचाने। ताइवान को बचाने कितने मुल्क आ रहे हैं आगे सिवाय अमेरिका के? कोई भी नहीं। सही है। तो सर जलती हुई आग में कोई हाथ नहीं डालेगा, ये पक्की बात है। तो यहां पे ग्रिड तैयार हो रही है, ग्रिड यहां पे इंडिपेंडेंट अरुणाचल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनको काउंटर करने के लिए यहां पे चाइनीज इंटेलिजेंस भी एक्टिव है, यूक्रेनियन इंटेलिजेंस भी एक्टिव है, यूके का MI6 भी एक्टिव है, CIA भी एक्टिव है। मैथ्यू वैन डाइक और जॉर्डन ब्राउन को पकड़ा है जो, इन्होंने इंटेरोगेशन में बताया कि अमेरिकन डीप स्टेट वांट्स टू एस्टैब्लिश अ क्रिश्चियन नेशन आउट ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट्स। जब यह खुलासा हुआ और मैथ्यू वैन डाइक की डॉक्यूमेंट्री डिस्कवर हुई यूट्यूब पे कि भाई ये तो CIA का स्पॉन्सर्ड बंदा है जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाकर रिबेल फोर्सेस को ट्रेनिंग देता है हथियारों की और ड्रोन्स की, और बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट्स प्रोवाइड कर रहा है, टैक्टिकल नॉलेज दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है,
कि हाउस क्लियरिंग ड्रिल कैसे करनी है, एम्बुश कैसे करने हैं। तो ये तो तैयार कर रहा था एंटी इंडिया फोर्सेस को, जो भारत के खिलाफ मतलब लड़ाई पे जाने को जो तैयार है। तो अब प्रॉपर क्रैकडाउन हुआ है। अमेरिकन आर डेस्परेट। सर्जियो गौर ने ऐसे ही टाइम पास के लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट, मतलब ये वो एम्बेसडर है जो पहली बार अमेरिकन एम्बेसडर J&K में जाके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं इंडिया वाले में। बिल्कुल। तो इट इज नॉट अ जोक, ये डिप्लोमेटिक टग ऑफ वॉर भी चल रहा है। जैसे मतलब सर्जियो गौर ने जाके अंडर प्रेशर बोला है, मतलब द टाइम हैज कम टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। Definitely India has given a message to US that either you make a wise option or you kindly walk out. So this is what it is. सही है। तो सर अभी सिचुएशन इज वेरी फ्रेजाइल। हमें वैसे दिख रहा है कि चलो ऑन ग्राउंड कोई हरकत नहीं हो रही, बट इंडिया ने ऐसी थोड़ी ना स्पेशल फोर्सेस के गैरिसन रेज कर दिए हैं रातों रात इन नॉर्थ ईस्ट टू काउंटर बांग्लादेश। तो इस पे बहुत पैसा लगता है, प्लानिंग लगती है, टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, ठीक है सर, इक्विपमेंट मोबिलाइज होता है, ट्रूप्स मोबिलाइज होते हैं, ट्रूप्स की नफरी बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो देर इज अ लॉट गोइंग ऑन। इंडिया हैज टू प्रिपेयर मल्टीपल फ्रंट। एक तो बांग्लादेश हो गया, चाइना इज ऑलरेडी सिटिंग देयर, एंड तीसरा पाकिस्तान है। एंड it is a very dangerous game that Asim Munir is juggling between China and America. It will be fatal for him, क्योंकि चाइनीज भी इसे टग ऑफ वॉर की तरह खींचेंगे कि तू मेरी साइड हो जा। अमेरिकन उसे खींच ही रहे हैं। तभी वो अभी परसों ही इज गोइंग टू ईरान अगेन फॉर नेगोशिएशंस। तो पाकिस्तान है डेस्परेट। अगर गलती से भी सऊदी अरेबिया, यूएसए एंड इजराइल ऑप्ट टू गो इनटू ईरान, पाकिस्तान हैज टू कंप्लाई। फिर इनका जो मेका पैक्ट है, इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ सुन्नी अलायंस अगेंस्ट शिया। और जिस दिन ये लड़ाई छिड़ेगी, Yemen will open up against the Pakistani deployed troops in Saudi Arabia on the Yemenis border. अभी परसों हमने एक वीडियो देखी थी जिसपे एक ड्रोन ने M1A2 एब्राम के ऊपर एक मोटर शेल गिराया और वो उसके धज्जियां उड़ गई, और ट्रूप्स के ऊपर भी उसने बॉम्ब गिराया है। दैट वाज अ जॉइंट पेट्रोलिंग ऑफ सऊदी अरब ट्रूप्स विद पाकिस्तानी ट्रूप्स। इनको ये एरिया फेमिलराइजेशन पेट्रोलिंग चल रही थी कि ये रास्ते से हम पेट्रोलिंग करते हैं, आप हमारे साथ चलो, वहां पे एम्बुश हुआ है इनका। एंड मैं बता रहा हूं सर, जिस तरीके से वॉरफेयर है, आर्मर हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस एंड फियर साइकोसिस दैट इट यूज्ड टू क्रिएट। कि टैंक आ रहा है, वो तो टैंक फायर ही नहीं कर सकता बस 60 डिग्री। तो 60 सही है। डिग्री के ऊपर जो ड्रोन है, वो तो उसके पड़खच्चे उड़ाने को बैठा हुआ है। 10,000 रुपए का ड्रोन है, करोड़ों का टैंक है। So dynamics are very different sir, and पाकिस्तान अगर इस जाल में फंस गया, ये बलूचिस्तान विल सेपरेट, खैबर पख्तूनवा विल वांट टू सेपरेट, गिलगिट बाल्टिस्तान विल ट्राई टू सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ आजाद कश्मीर। एंड इसके अलावा जो बलूचिस्तान सिस्तियां वाला है, सिस्तान वाला जो बलूचिस्तान है, जो ईरान वाला इलाका है, और जो पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान है, अगर ये इकट्ठे इंडिपेंडेंट हो गए, ब्रेक अवे, तो आप समझे चाबहार पोर्ट एंड ग्वादर पोर्ट बोथ विल कम अंडर बलूचिस्तान। तो इट विल बी अ वेरी बिग स्ट्रेटेजिक लॉस। एंड व्हाट एन आयरनी कि आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन है, डिस्पाइट दैट आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद तूर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज पर चर्चा की, लेकिन पाकिस्तान पर अभी आपसे और चर्चा करेंगे।
सरकरीक से इन्होंने अगर कुछ गुस्ताखियां की तो उसकी कितनी बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत पाकिस्तानी धन्यवाद आप। टारगेट्स की लिस्ट अगले एपिसोड में सर, जो पाकिस्तान की ल्यूक्रेटिव जो प्रोबेबल टारगेट लिस्ट है वो मैं आपके सामने पेश करूंगा कि ये बिल्कुल मेन इलाके हैं जो हिट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद तूर साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय हिंद सर। वंदे मातरम सर। जय हिंद। वंदे मातरम।